डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में पेपर 1 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि संक्रमण धातु संकुलों के अंदर धातु लिगेंड बंधन के बारे में। धातु लिगेंड बंधन के जो सिद्धांत हैं बहुत सारे दिए गए। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के कई सारी थ्योरीज दी गई थी। उनको जो मुख्य रूप से जो है वो 4 थ्योरी हैं। पहला है वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय पॉलिंग का संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बाय हंस बेथे एंड वॉन ब्लैक। हंस बेथे और वॉन ब्लैक का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तीसरा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय मुलिकन का आणविक कक्षक सिद्धांत। और चौथा था लिगेंड फील्ड थ्योरी बाय ऑर्गल यानी ऑर्गल का लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत का अध्ययन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल में किया हुआ है। और जो एमओटी और जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है वो थोड़ी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। इस साल हम सीएफटी के बारे में यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत जो है उसके द्वारा हमने संकुल का बनना, उनकी चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन किया था। उसके द्वारा हमने ज्यामिति आदि की भी व्याख्या करी थी। लेकिन फिर भी इस थ्योरी की, इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। और सीएफटी का हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे उसके पहले हमें जान लेना चाहिए कि वीबीटी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएँ थी, क्या लिमिटेशन थी। सो लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता बंध सिद्धांत की अगर हम सीमाएं देखें तो सबसे पहले है इसके अंदर नेचर ऑफ लिगेंड। संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर धातु आयन की प्रकृति के बारे में बहुत चर्चा की गई, विस्तार से चर्चा की गई है कि मेटल आयन के नेचर के ऊपर किस प्रकार संकुल का निर्माण निर्भर करता है। किंतु वहाँ पर कभी भी लिगेंड की नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक विस्तार से नहीं कहा गया। और जबकि हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मेटल और लिगेंड दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, बहुत महत्व होता है। दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जब मात्रात्मक इसके अंदर व्याख्या करते थे तो जो संकुलों का रंग है या उनके अवशोषण स्पेक्ट्रम है या उनके चुंबकीय गुणों की करते थे। लेकिन वो इस सिद्धांत के आधार पर बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से और बहुत स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, उनका विपाटन नहीं होता है। तीसरा यह है कि इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे या बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि NH3 है, अमोनिया है या Cn नेगेटिव है। अगर इस प्रकार के कोई हम लिगेंड लेते हैं तो वहाँ पर आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं। और अगर हम H2O या X नेगेटिव लेते हैं तो वहाँ पर बाहरी कक्षक कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो पॉलिंग के द्वारा जो चुंबकीय आधार पर आंतरिक कक्षक संकुलों को बताया गया था कि वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, और इसी प्रकार बाहरी कक्षक जो संकुल है उनके बारे में बताया था कि वो आयनिक होते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, कोई एक स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है जिसके आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स आगे और लेंगे। फिर है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में, अपचायक जो गुण है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं की जा सकी थी। जैसे यहाँ पर हम आगे एग्जांपल लेंगे कोबाल्ट 2 और कॉपर 2 पॉजिटिव का। और अगर दोनों की ही 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोबाल्ट 2 जो है वो तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को, अपचायक के गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर 2 के जो संकुल है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कॉपर को करना चाहिए था, किंतु ये नहीं कर पाया और इसकी व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं की गई थी। फिर इलेक्ट्रॉन को जो 4p कक्षक के अंदर अगर हम उत्तेजित कर देते हैं तो उत्तेजित करने पर कॉपर 2 की जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री थी, जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति थी, वो उसके आधार पर सही से समझाया नहीं गया था। और कॉपर 2 के जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के जो ESR हमने देखे थे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस देखे थे, उसके द्वारा ज्ञात हुआ था कि इलेक्ट्रॉन
जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में ही रहता है, ना कि 4p कक्षक के अंदर जाता है, जैसा कि VBT हमको बताता है। फिर इस सिद्धांत के द्वारा हम रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म को भी बहुत अच्छे से स्पष्टतः नहीं समझा सकते हैं। अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि को हम आसानी से नहीं समझा सकते हैं। इसी प्रकार जो D8 विन्यास वाले धातु आयन होते हैं, मेटल आयन होते हैं, जैसे कि निकल 2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है या Au3 पॉजिटिव है, उनके द्वारा जो निर्मित होते हैं 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो संकुल होते हैं, उनके व्यवहार को भी यह सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जो संकुलों के अंदर डिस्टॉर्शन हो जाता है, उनकी ज्योमेट्री के अंदर जो विकृति आ जाती है, उस विकृति को भी ये स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता है। जैसे कॉपर 2 है या टाइटेनियम 3 है, इनके जो संकुल हैं वो विकृत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हम ले और उसका अगर हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ले लें, तो 2 पॉजिटिव की स्टेट के और जो ऑक्सीडेशन अगर हम ले लें, तो उसके अंदर जो 4 H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिगेंड के मॉलिक्यूल, वो तो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित होते हैं, और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड जो है वो नीचे की तरफ होता है, प्लेन के नीचे की तरफ, और इनकी जो दूरी भी होती है वो अधिक होती है। तो इस प्रकार जो संकुल की संरचना है वो सिमेट्रिक न होकर थोड़ी डिस्टॉर्टेड अष्टफल के हो जाती है। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर भी इस सिद्धांत के द्वारा जो संकुल की ज्यामिति है उसको समझाने का प्रयास किया गया था, किंतु ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही विधि नहीं है। कुछ जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस निकल के देखे थे, उनका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी देखा था, तो उसमें देखा था कि जो उनकी ज्यामिति है वो वर्गाकार समतलीय होती है। और इस प्रकार के बिंदु को भी समझने के लिए हम एग्जांपल्स देंगे, निकल Cn(4) 2 नेगेटिव और निकल Cl-2 2 माइनस का। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पर हमने ये बोला था कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको किस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट जो है इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D के अंदर उपस्थित हैं, और जो 4s और 4p और 4d है वो खाली है। जब ये COF6 नेगेटिव बनाता है तो उस स्थिति के अंदर इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसमें sp3d2 प्रकार का संकरण हो जाता है। इसी प्रकार जब ये कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव बनाता है तो यहाँ पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड स्थिति के अंदर आ जाते हैं और ये D2sp3 प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो D2sp3 प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स जब ये बनाएगा तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर 4D कक्षकों का उपयोग हो रहा है। और जबकि CONH3 जो 6 3 पॉजिटिव है उसके अंदर 3D कक्षकों का उपयोग होता है और उसके द्वारा D2sp3 संकरण होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो COF6 3 नेगेटिव है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और जो दूसरा वाला है वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट और कॉपर की जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी, हम देख सकते हैं कि जो कोबाल्ट 2 है इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जब ये NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है NH3 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो युग्मित अवस्था के अंदर है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बचा और D2sp3 प्रकार का यहाँ पर संकरण मिलता है। इसी प्रकार कॉपर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और DsP2 प्रकार का यहाँ पर संकरण मिलता है। और कोबाल्ट 2 जो संकुल है लेकिन वो तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, यद्यपि इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि निकल जो है इसके 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमने दिखाए हैं, NiCN4 2 नेगेटिव और NiCl4 2 नेगेटिव। NiCN4 2 नेगेटिव के अंदर आप देख सकते हैं कि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर जो संकरण हो रहा है वो हो रहा है DsP2 प्रकार का, और NiCl4 2 नेगेटिव जो है यहाँ पर संकरण हो रहा है sp3 प्रकार का। इस प्रकार NiCl4 2 नेगेटिव जो है ये तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हो गया, और जो NiCN4 2 नेगेटिव जो है वो यहाँ पर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो गया। और जो DsP2 है तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो वर्गाकार समतली होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और इसी प्रकार अगर NiCl4 2 नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर sp3 प्रकार का संकरण है, इसलिए इसकी ज्यामिति जो है वो चतुष्फलकीय होगी। तो ये सिद्धांत जो है
संकुलों की उत्तेजित अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं करता है। साथ में ही ऊष्मागति के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में, थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी बहुत अच्छे से नहीं समझाता है। तो इन सभी लिमिटेशंस के तहत इनको ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट उसमें हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।